First of all, many congratulations to all of you who got selected in prelims 2023. अब प्रीलिम्स के बाद मेंस के तैयारी में लग जाइए। इस बार ऑप्शनल नहीं है, तो उस हिसाब से आपको सभी जीएस पेपर्स में और साथ ही साथ ऐसे में भी अच्छे से फोकस करना होगा। और जितने लोगों ने ये लिस्ट तक अपना नाम नहीं बनाया है, निराश होने का, हताश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। द पेपर विल कम अगेन। अभी सारा चीज़ें APSC के केस में बहुत ही ज़्यादा टाइमली तरीके से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। एंड यू शुड ऑल्सो फील गुड कि आपने एक बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड पेपर, एक बहुत ही बेहतरीन पेपर PCS के अंदर जो बन सकता है, उस पेपर में आप लोग फेल हुए हैं। सो यू हैव मेड योर अ वेरी गुड स्टैंड कि आप अगले बार बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब पूरा प्रिपरेशन में आप जुट जाइए, ताकि नेक्स्ट ईयर जब प्रीलिम्स आए तब दोबारा आपको ये निराशा ना जो है हाथ लानी पड़े कि इस बार जो है तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाई। तो अपना तैयारी पूरा कीजिए, कर्म करते जाइए और फल की चिंता ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज 13 अप्रैल 2023 है और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम मेंस के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को एज अ होमवर्क क्वेश्चन या फिर एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, जिसको आप कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आंसर करने के लिए। ठीक है, PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, मैं इन दी एंड उसके बारे में आपको बता दूँगी। आगे बढ़ते हैं। ये है स्नैपशॉट 13 अप्रैल 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, जिसमें हम लोग आज ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। एक, जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्लाइड्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे 6% मार्क के नीचे यहाँ पे आया है पहली बार के लिए इस पूरे साल में। लेकिन क्या 6% ही होना चाहिए? वैसे तो 4% होना चाहिए, बाकी तो +-2 का प्रोविज़न है। इसके बारे में हम डिटेल में बहुत ही आसान लैंग्वेज में डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे अभी रिसेंटली कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा पीक में हैं, लेकिन हमें क्या आंसर में लिखना पड़ेगा अगर एक क्वेश्चन अभी बना रिगार्डिंग योर कोविड सिनेरियो, तब हम क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं मेन स्पेसिफिक, क्योंकि लगातार आपका करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में बना हुआ है अबाउट इंडिया भूटान रिलेशन। सो द क्वेश्चन इज योर, in the light of Bhutan engaging in negotiations with China, highlight the challenges in the India-Bhutan relation। कि जो भूटान अभी चाइना के साथ नेगोशिएशन कर रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है अभी इंडिया भूटान के रिलेशंस में, या फिर क्या क्या चैलेंजेस है अभी इंडिया भूटान के रिलेशंस में। वी विल लुक इनटू डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड सी हाउ टू आंसर दिस। बिफोर दैट लेट अस टेक द स्नैपशॉट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ये एडिटोरियल सेक्शन से हमने लिया है। रेडी और नॉट, हेल्थ सिस्टम्स मस्ट गियर अप to face the fresh rise in COVID-19 cases। COVID-19 केसेस में दोबारा से जो ये अप होने लगा है नंबर्स, उसमें हेल्थ सिस्टम हम लोग कितना प्रिपेयर्ड है और कितना प्रिपेयर्डनेस हमें और चाहिए। देखिए, नंबर 1 पॉइंट इज़ प्रिपेयर्डनेस। क्या अभी हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर है? अगर नहीं है तो हमें इसके लिए और ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस दिखाना पड़ेगा। किस तरीके से हम प्रिपेयर्डनेस दिखाएंगे? हम प्रिपेयर्डनेस दिखाएंगे बाय बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड ऑब्वियसली टर्शियरी हेल्थ केयर एज वेल। लेकिन हमें यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर से भी पहले, एज यू हैव हर्ड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोशिश ये करना है कि फर्स्ट स्टेज में ही हम उसे प्रिवेंट करें। यानी कि यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे भले ही वैसे मास्क का सिस्टम कंपलसरी काफ़ी जगहों में नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग अभी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से एक मास्क पहन के घूमते हैं। बाहर धूल मिट्टी पोल्यूशन से भी काफ़ी हद तक वो बचाने में मदद करते हैं। काफ़ी सारे लोग एक गॉगल्स पहन के घूमते हैं। एक तो सन से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है,
है और साथ ही साथ जो धूल मिट्टी का डायरेक्ट आई का कांटेक्ट वो भी रुक जाता है। ये जो नया लिनिएज है ना, ये ओमिक्रॉन वायरस का है एंड इट इज़ XBB 1.16 said to be behind the rapid proliferation। अभी बहुत ज़्यादा जो करंट में रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है नंबर्स, अभी लगभग 8,000 के आसपास पहुंच गया है, 4,000 चल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड करने वाला जो वायरस है, ये ओमिक्रॉन का एक वेराइटी वायरस है। इसमें इन्फेक्शंस थोड़े माइल्ड रहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप सेल्फ हेल्प ही जो है यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में ले सकते हैं। हालांकि अगर ये आपका क्रूशियल है, अगर कुछ भी इंडिकेशन नज़र आए कि इट इज़ गेटिंग सीरियस, अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर डायबिटिक या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, तो इन सभी केसेस में आपको और ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पे रखना पड़ेगा। नंबर 4 देखिए, डिमांड ऑन हेल्थ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सिचुएशन अभी तो चलिए हॉस्पिटलाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए भगवान ना करे एक और वेव अगर आता है, तो क्या हमने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स को बढ़िया किया, क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे ध्यान दिया? तो कल जो है असम में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू कम एंड यहाँ पे एम्स का ऑलरेडी जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाएंगे और बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हाल ही में स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ने एक और रैंकिंग सिस्टम किया हॉस्पिटल्स के लिए कि रैंक A किसको मिलेगा, B किसको मिलेगा, C किसको मिलेगा, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट इज़ योर टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट। तो क्या है, सबसे पहले अगर किसी इंसान को ये है कि नहीं है, ये आप टेस्ट करके देख सकते हैं। फिर आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि पहले की तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैक कर दिया था कि वो इंसान पिछले एक हफ्ते में किसके कांटेक्ट में आया, सबको सूचित करना ज़रूरी भी था डेफिनेटली। इसलिए उसके बाद उसको ट्रीट कैसे किया जाए, क्योंकि कोविड चल रहा है, उस दौरान वैक्सीन नहीं लगाते और उसके बाद आगे चल के ना हो, बाकी लोगों को ना हो, तो इसीलिए सभी लोग वैक्सीनेट कैसे अपने आप को कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी हैव द न्यूज़ ऑफ वैक्सीन एज वेल, तो वो भी एक आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, और क्या फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। एनहेंसिंग लैब सर्विलियंस, हम लैब को और अच्छा कर सकते हैं। टेस्टिंग ताकि जल्दी से हो जाए, और अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी इलनेस है तो उस केस में हॉस्पिटल्स को भी यहाँ पे अवेयर रहना पड़ेगा, ड्रिल्स कंडक्ट करना पड़ेगा कि कैसे एक क्रिटिकल स्टेज से इंसान को वापस से लाइफ में लाया जा सके। Next is your several states have brought in compulsory masking at various level and conducts drill। काफ़ी सारे स्टेट के अंदर ऑलरेडी वी हैव दिस कंपल्सरी मास्किंग सिस्टम कि मास्क जो है आपको पहन के चलना है। हालांकि मास्क सिस्टम फ्लाइट्स में भी ख़त्म हो गया है, रियलिटी अभी का ये है, लेकिन अगर इफ़ केसेस आर इंक्रीजिंग देन अगेन इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम वापस से उसमें हो सकता है कि आ जाए। नेक्स्ट इज़ योर पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे हम अपने हैंड वॉश कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, खुद मास्क यहाँ पे लगा के घूम सकते हैं, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े रीचिंग द हॉस्पिटल एंट्री पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न। कभी भी अगर यहाँ पे सीनियर सिटीज़न है या फिर पहले से किसी को कोई दिक्कत है, तो उन सभी केसेस में हमें हॉस्पिटल अप्रोच करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं है। पहले तो लोग छुपाने लग गए थे, फर्स्ट कोविड में इस तरीके का सिचुएशन हो गया था, तो अब उसमें नहीं पड़ना। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ हेल्थ सिस्टम मस्ट गियर अप टू फेस फ्रेश कोविड-19 केसेस। नेक्स्ट देखिए, दुनिया में ना जो धनहीन हो वो बोलते हैं कि धनी सुखी हो, जो धनी है वो बोलते हैं कि राजा सुखी है, जो राजा है वो बोलते हैं कि इंद्र सुखी है, जो इंद्र है वो बोलेंगे कि नहीं राम जी सुखी है, जो राम है वो कहेंगे कि सुखी कौन है, जो संत है वो सुखी है। तो देखिए क्या चल रहा है ना,
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ़ोटो इलोन मस्क का, और वो बोल रहे कि बहुत ही दुखी कर दिया है मुझे ट्विटर ने। सो रिसेंटली सभी इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में और कुछ इंडियन न्यूज़ प्लेटफॉर्म में भी ये बना हुआ है दैट owning Twitter has been quite painful. This is being said by Musk. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो उनके लिए भी ये जो है वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रहा है। एंड नाउ व्हाट इज़ इन न्यूज़ इज़ ही इज़ विलिंग टू सेल इट। बोल रहे कि अगर कोई सही इंसान मिला तो मैं बेच दूंगा। देख रहे कैसे क्या हो गया। नेक्स्ट इज योर इन द लाइट ऑफ भूटान, दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि आज मेंस पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करने वाले हैं। इन द लाइट ऑफ भूटान एंगेजिंग इन नेगोशिएशंस विथ चाइना हाईलाइट द चैलेंजेस इन इंडिया भूटान रिलेशन। ठीक है, तो एक तरफ तो चाइना के साथ नेगोशिएशंस उनका, और दूसरी तरफ हमारे साथ रिलेशन में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ये आज मैंने न्यूज़पेपर से इस यहाँ पे स्नैप को लिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडिया का सिक्किम का हिस्सा, फिर इधर चुम्बी वैली, देन दिस इज़ योर भूटान, एंड हियर यू कैन सी दिस लाइन। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये चाइना क्लेम लाइन है। ठीक है, तो चाइना इस रीजन में क्लेम कर रहा है। जो दोखलाम ट्राई जंक्शन है ना, वो भी आपका इसी पॉइंट पे पड़ता है जो कि हायर ऑल्टीट्यूड पे है। तो इसीलिए जैसे कि नीचे से अगर कोई अटैक करता हुआ आ रहा है, तो आपने वो मूवी में देखा होगा रिसेंटली आलिया भट्ट नहीं, जिनकी शादी गई ना, मैं नाम इतना ध्यान मुझे, शेरशाह मूवी में, सॉरी, आपने देखा होगा कि अगर कोई नीचे से पहाड़ के ऊपर की तरफ अटैक करके जा रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज उसको रहता है जो पहाड़ के ऊपर बैठा है और उसको दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और यहाँ तक तिब्बत तक पहुँच गया है चाइना, तो इसके बीच में भूटान इज़ लाइक अ बफर स्टेट। डू यू सी दिस, बफर स्टेट। एक और चीज़ देखिए, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के केस में कहते हैं कि क्यों है, कैसा है, फिर इधर तो आगे अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ पे भी ये एक हमारे लिए बफर स्टेट बन जाता है। यानी कि यहाँ से अगर कुछ भी एक्टिविटीज़ है तो यहाँ से होते हुए वो एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे भी चाइना का कुछ भी अगर यहाँ पे जो नेचर है वो इधर के थ्रू, भूटान के थ्रू होते हुए इधर पहुँच पाएगा ना, तो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि इधर एक और बफर जोन है। उसके बाद भी चाइना इतना जो है कभी कभी परेशान कर देता है, तो दैट इज़ द इशू हियर। देखिए, ये बफर स्टेट, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है भूटान इस केस में। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 2, इंडिया ने भूटान को डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों से मदद किया है। तो हमने डिफेंस के यहाँ पे आर्मी को अलाउ किया था ना, यहाँ पे आर्मी जो है पहुँच के वी हैड हेल्प देम इन डिफेंस एज वेल। तो ये हमने टेरिटरी क्लेम करने के लिए नहीं किया, हमने ये किया है टू हेल्प यू टू मेंटेन सोवरेनिटी। हम तो कहीं किसी से टेरिटरी क्लेम नहीं करते ना, हमारा रिकॉर्ड ही नहीं है वो तो दिस इज़ टू हेल्प विथ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सो दैट यू आर एबल टू, यहाँ पे दबने का ज़रूरत नहीं है कि सामने चाइना है, बिकॉज दिस इज़ अ हेल्प सो दैट यू कैन मेंटेन योर टेरिटोरियल सोवरेनिटी। Number 3 is providing with border infrastructure like border roads and defense capabilities. All these things are being provided. Number 4, दोखलाम इशू में भी इंडियन ट्रूप्स ने वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हेल्प किया टू रेजिस्ट द चाइनीज़ incursions और टू रेजिस्ट द चाइनीज़ एग्रेशन। नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा एक इशू भी है। वैसे तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट दैट इंडिया और भूटान का ट्रेड रिलेशंस ऐसा है दैट दे आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हम भूटान के, तो वी आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद भूटान। भूटान लेकिन इस चीज़ से खुश नहीं है। कभी कभी अभी ये चीज़ आपका न्यूज़ में देखने को मिलता है कि वैसे तो भूटान के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, मतलब सबसे ज़्यादा उनका ट्रेड रिलेशंस किसके साथ है, इंडिया के साथ है। भूटान का सबसे ज़्यादा ट्रेड रिलेशन इंडिया के साथ है। बट द थिंग इज़ दे आर सेइंग कि जो यहाँ पे एक ट्रेड सरप्लस है कि डेफिसिट है, दे आर सेइंग दैट दिस इज़ अ ट्रेड डेफिसिट है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 80% हम लोग तो एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं और यहाँ पे 80% जो है ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी विथ इट. नेक्स्ट इज़ योर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. भूटान के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो भी करेंटली न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि yes, we are helping them in the hydropower projects, which is a positive aspect, but then there is a public opposition regarding this कि hydropower projects हमें ज़्यादा benefit कर रहा है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं. तो इसीलिए उनको इस चीज़ से जो है public opinion में थोड़ा सा opposition यहाँ पे देखने को मिला. नेक्स्ट देखिए, डोकलाम ट्राई जंक्शन में इंडिया हैज़ बीन अ गुड नेबर विथ भूटान. नेगोशिएशंस विथ चाइना इसीलिए एक चैलेंज यहाँ पे हो सकता है. नंबर 3 चैलेंज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चाइना अपना जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज है भूटान के साथ वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है. तो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स अगर यहाँ पे उनके साथ कोई और बेस्ट फ्रेंड बनने का कोशिश कर रहा है, देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू मेक अस फील बैड. नो वाई? क्योंकि इससे क्या हो सकता है, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है. और चाइना तो इकोनॉमिकली जिन भी देशों के साथ रिलेशनशिप शुरू करता है, आगे चल के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बार यूजिंग दिस ट्रेड और यूजिंग इन्वेस्टमेंट एज अ वे वो कहीं ना कहीं उस नेशन को अपने कहिए कि एक न्यू टाइप ऑफ कॉलोनियलिज्म जैसा कर देती है, जो श्रीलंका के साथ हुआ. नेक्स्ट नंबर 4 इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ क्लोज टू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर. हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला रीजन देखिए, ये सिलीगुड़ी जो है यहाँ से आप जा सकते हैं नेपाल, जा सकते हैं सिक्किम, जा सकते हैं भूटान, बांग्लादेश, देन इधर नॉर्थ ईस्ट में वापस आ जाएंगे तो इंडिया. तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये वाला आपका इंडिया के लिए, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है. फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको दार्जिलिंग मिलेगा, फिर ऊपर जाएंगे तो सिक्किम, गैंगटॉक मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका देखिए क्लोजनेस, देखिए कितना पास ये पड़ता है. तो इसीलिए दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर अस. इसके अलावा इंडिया और भूटान का काफ़ी समय से कल्चरल टाइज बहुत अच्छा रहे हैं, प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. बुद्धिज़्म वहाँ पे ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं भूटान में, तो इसीलिए कल्चरल टाइज जो है वो इंडियन ओरिजिन का है. नेक्स्ट इज़ योर हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे बच्चे भूटान से, स्पेशली जो यहाँ पे हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे भूटान से इंडिया में आके यहाँ पे एजुकेशन करते हैं और बहुत सारे स्कॉलरशिप के भी यहाँ पे प्रोविजंस हैं. नेक्स्ट देखिए, कार्बन न्यूट्रल देश भूटान, जो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बने रहने का ये जो भूटान का प्रतिज्ञा कह लीजिए है, तो उसमें इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द सेम. रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, इन सभी में भूटान के जो है, इंडिया जो है वो भूटान का साथ देते हैं इन सभी चीज़ों में. देन देयर इज़ योर डिस्प्यूटेड border between Bhutan and China, which is a concern for us as well. And then China's growing economic and military influence on Bhutan is a point of concern for us, क्योंकि हम भूटान के साथ 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं. तो हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं भूटान को? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ताकि स्कॉलरशिप्स, ताकि वहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट ले सके और सेल्फ रिलायंट वहाँ पे बन सके. देन इज़ योर सबसे पहला फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पे बना? फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जयगांव एंड फुनशोलिंग में बना. आप इंडिया की तरफ से जब आप जाते हैं तो आप जयगांव से होते हुए वहाँ पे भूटान में जो सबसे पहला स्टॉप मिलता है वो फुनशोलिंग मिलता है. तो इस तरीके से आप जाते हैं. वीज़ा फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, अभी भी वीज़ा फ्री मूवमेंट ही है. वहाँ पे फुनशोलिंग में एक ऑफिस है, जैसे आप एंटर करते हैं तो वहाँ से अर्ली मॉर्निंग आपको पासेस कलेक्ट करने पड़ते हैं.
फिर अगर आप इंटीरियर भूटान जाना चाहते हैं तो पुनाखा जाने के लिए फॉर एग्जांपल वो इंटीरियर हो जाता है, तो आपको थिम्फू पहुंच के एक और परमिट निकालना पड़ता है जो 7 दिन तक मैक्सिमम जा सकता है। नेक्स्ट इज़ योर सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों हैं? दोनों ही देशों का यहाँ पे जो है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक आपका देखने को मिलता है। आस पर उसके स्टेट से होते हुए बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब रोकने के लिए यहाँ पे इंडिया का जो है काफ़ी अच्छा रोल है। ऑल इंडिया सर्वेस ऑफ हायर एजुकेशन के मुताबिक भूटानी स्टूडेंट्स पहले इंडिया में जिस संख्या में आते हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। सो नाउ इट इज़ 3.8% ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया, जबकि पहले 7% ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया भूटानीज थे। इसके अलावा काफ़ी एम्प्लॉयमेंट में भी आपने देखा होगा सिटीज़न ऑफ इंडिया के साथ साथ उसमें नेपाल भूटान भी जो है मेंशन रहता है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2020। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसको हम इस आर्टिकल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। अब इसको हम अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट इज योर the wholesale price index does not capture changes in the prices of services which CPI does। तो CPI क्या करता है? goods and services दोनों को देखता है, और WPI सिर्फ goods को देखता है, वो भी मेजॉरिटरीली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का शेयर सबसे ज़्यादा है। फूड का शेयर, इसमें क्या बोला था? वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल। बिल्कुल सही, लगभग 24.4% जो है वो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स में फूड का परसेंटेज है, लेकिन CPI में इससे ज़्यादा है, 30+% है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, CPI डस। हाँ, CPI गुड्स एंड सर्विसेज और WPI जो है वो गुड्स, स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अभी डिटेल में आएंगे क्यों हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। अब हमें पता करना है 3 करेक्ट है कि नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड होलसेल प्राइस इंडेक्स एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। इट इज़ डिबेटेबल WPI करे कि द होलसेल प्राइस इंडेक्स करे, बट अभी कौन सा कर रहे हैं? CPI कर रहे हैं, तो 3 इज रॉन्ग। So A is correct, that is 1 and 2 only. Why we are doing this question? Now see, explain speaking, तो ये आर्टिकल हमने लिया है। Is inflation targeting the right policy mandate for India? How can RBI be so far behind achieving its inflation target of 4% and yet be so comfortable as to pause rate hikes when there's no clear evidence that inflation is no longer a concern? इस क्वेश्चन को एज इट इज समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हाउ कैन RBI बी सो फार बिहाइंड अचीविंग इट्स इन्फ्लेशन टारगेट। देखिए, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी एकदम सरल भाषा में। इन्फ्लेशन टारगेट हमारा कितना है? इन्फ्लेशन मतलब क्या? पैसे का वैल्यू, महंगाई। पहले एक बात आप समझिए कि जब हम कहें कि इन्फ्लेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैसा नहीं है ना, ये है कि बहुत पैसा है। आपके पास भी बहुत पैसा है, मेरे पास भी बहुत पैसा है, सबके पास बहुत पैसा है। सबके पास इतना पैसा है कि आप भी बोल रहे हो हाँ क्या लेना है? ये गुड लेना है, ठीक है, ये पेन लेना है, मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ। आप बोलते हो 1000, कोई और बोल रहा है 10,000, तो दाम तो बढ़ेगा ही, है ना। तो क्या है, अगर डिमांड एज इट इज़ है, अगर डिमांड एज इट इज़ है और आप सभी के पास जो है वो पैसे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उस गुड्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हो, इन्फ्लेशन कर रहे हो।
कब हो रहा है? जब सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो सल्यूशन क्या है? पैसा इतना जो सस्ता हो रखा है ना, उसको थोड़ा सा महंगा बना दो, या पैसे को थोड़ा महंगा बना दो। पैसा किसके पास भेज दो? RBI के पास भेज दो। ठीक है, दिस इज़ द कंसेप्ट। तो पैसा क्या हो जाएगा? पैसा महंगा हो जाएगा, RBI के पास चला जाएगा। अब देखिए, अगर हमें इन्फ्लेशन को कितने में रखना है? आइडियली 4% में रखना है। ठीक है, 4% में रखना है, लेकिन इसमें एक ब्रैकेट है, इसमें +-2 का टारगेटिंग है। मतलब 4 + 2 कितना हुआ? 6% भी हो सकता है, और 4 - 2 कितना हुआ? 2% भी हो सकता है। तो जो पूरा रेंज है वो 2% से 6% है। हमने पहले आर्टिकल में देखा था कि एट प्रेजेंट पहली बार के लिए इस साल में 6% से बिलो ये आया, तो हम इन्फ्लेशन हो सके तो 2% के नीचे ले आओ, 4% तो ले ही आओ, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन इज नो मोर अ कंसर्न, है ना, ऐसा तो है नहीं। अब कुछ नहीं कर सकते, बर्ड साथ में बोल रही है। सो okay, so there is a koel who is very much interested to sing at this point of time, पर अभी मैंने बोला तो चुप हो गई कहीं से, पता नहीं कैसे। So 4% and yet be so comfortable so as to pause rate hikes when there's no clear evidence। तो रेट हाइक्स को पॉज कर दिया, मतलब क्या? यहाँ पे RBI क्या करेगी? RBI क्या होल्ड करती है? मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी के तहत फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सभी चीज़ों को अगर इंक्रीज कर दे, इन सब से क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल की तरफ से आएगा। इंटरेस्ट अगर कोई ले रहा है तो इंटरेस्ट का जो रेट होगा, जिस भाव में आप मार्केट से पैसा उठाएंगे, वो प्राइस ही महंगा हो जाएगा। मतलब पहले अगर 8% इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12 था तो 15 देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इतना महंगा भाव में आप पैसा लेंगे ही नहीं, पैसा इधर अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? कैन मॉनिटरी मेजर्स अलोन कंट्रोल इट? सो व्हाट RBI ने इस पे पॉज लगाया अभी और बोला कि देखो, मॉनिटरी मेजर्स अलोन कैन नॉट डू इट। इसमें और किसका रोल हमें चाहिए, और किसको इसमें काम करना पड़ेगा? फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले। नाउ सी, मॉनिटरी पॉलिसी ये कौन टेक केयर करता है इसका? मॉनिटरी पॉलिसी इज डन बाय द RBI। फिस्कल पॉलिसी कौन? ये गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, गवर्नमेंट कहाँ क्या स्पेंड कर रहा है, स्पेंडिंग्स, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ योर फिस्कल पॉलिसी। और आइडियली अगर आपको इन्फ्लेशन को कट डाउन करना है, देन इन दैट केस इज मॉनिटरी पॉलिसी अलोन सफिशिएंट और बोथ आर रिक्वायर्ड? सो आंसर इज बोथ आर रिक्वायर्ड। सिर्फ मॉनिटरी से नहीं, फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पे देख के यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो हाउ टू लोअर इन्फ्लेशन? फिर कैसे करें, इन्फ्लेशन कम कैसे करें? नंबर 1, इसमें हम कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे कि क्या कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब जहां आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, आप पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में कुछ इनएडिक्वेट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें वो स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे सही से हमें चलाना पड़ेगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, from macroeconomic point of view, what is important is your employment कैसा जनरेट हो रहा है, इनकम कितना यहाँ पे आ रहा है, और अगर इनकम आ रहा है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। एक जगह हाई इनकम, एक जगह बहुत लो इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन लोअर द इन्फ्लेशन।
अगर ये मिनिमम हो तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। नेक्स्ट इज योर सप्लाई साइड। सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या क्या है? अगर आपको इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल कंट्रोल करना है, प्रोवाइडेड जो यहाँ पे डिमांड साइड फैक्टर्स है, डिमांड साइड फैक्टर्स जैसे कि मनी सप्लाई, किस रेट पे मनी मिल रहा है, इंटरेस्ट, हो सकता है सिर्फ डिमांड साइड मनी और इंटरेस्ट ये आपका सफिशिएंट ना हो, इसके अलावा सप्लाई कैसा हो रहा है, जैसे कि क्रॉप का सप्लाई कैसा हो रहा है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। क्या कोई डिजीज़ तो नहीं है जिसने क्रॉप को ख़राब कर दिया, कोई प्राइस का इधर उधर तो नहीं है जिसके वजह से क्रॉप यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, ग्लोबली कोई वॉर तो नहीं चल रहा है जिसके वजह से प्राइस यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। तो अगर यहाँ पे सप्लाई साइड में क्रॉप फेलियर, इफ़ द क्रॉप डाइज, इफ़ देयर इज़ ग्लोबल वॉर, तो सप्लाई यहाँ पे कट जाएगी। सप्लाई कट जाएगी तो अपने आप महंगाई हो जाएगा, अपने आप महंगाई हो जाएगा मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो जितना डिमांड साइड मतलब मनी और इंटरेस्ट है उतना ही सप्लाई साइड में जो है हमें क्रॉप फेलियर, देन अगर ड्राउट हो गया तो, अगर हैवी रेनफॉल हो गया तो, ग्लोबल वॉर हो गया तो, इन सब चीज़ों में भी यहाँ पे ध्यान देना है। नाउ इफ़ यू रीड दिस क्वेश्चन, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नाउ लेट अस कम टू द मैप ऑफ द डे। आज हम देखने वाले हैं नामदफा नेशनल पार्क। ये असम का मैप का पार्ट है। यहाँ पे हमने असम के ऊपर देखिए अरुणाचल, पूरे नॉर्थ ईस्ट के मैप में असम के ऊपर अरुणाचल, ये अरुणाचल का जूम इन किया हुआ पार्ट है। और यहाँ बॉर्डर लाइन में जो आपको पार्क दिख रहा है, दिस बॉर्डर लाइन रीजन इज जूम्ड हियर, ओके। और इस जूम्ड रीजन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिचुएटेड है आपका नामदफा, ठीक है। तो नामदफा नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला? 1983 में मिला। इट इज़ टाइगर रिजर्व and it was declared the tiger reserve in the same year, that is in the year 1983. It is located in the state of Arunachal Pradesh and covers 1985 kilometers square. अब आप जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं, proximity to Indo-Myanmar China Tri-junction. As you can see, this is in the Tri-junction region. Fourth largest national park in India. एंड ऑल्सो द फर्स्ट 3 कौन कौन से पूछा जा सकता है? आर हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ओके। सो दिस इज आवर मैप ऑफ द डे। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट टेबल ऑफ द डे में यहाँ पे हमने कंपाइल किया है कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस और वो किस लिए हुए। जैसे कि ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ, जहाँ जो निज़ाम का रूल था हैदराबाद में वो एंड हुआ, और यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद हैपन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ऑपरेशन विजय क्या है? गोवा, दमन एंड दीव एंड अनिजिदीव आइलैंड फ्रॉम पोर्चुगीज टू, जो कि वहाँ पे आपका कॉलोनियल होल्डिंग चल रहा था। The Portuguese were the first to come and the last to go. क्यों? क्योंकि 1961 में गए। मेघदूत, इंडियन मिलिटरीज कैप्चर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो ये आपका क्या है? ऑपरेशन मेघदूत। तो इस तरीके से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। ऑपरेशन विजय आप सभी लोग को पता होगा, दिस इज़ फॉर कारगिल वॉर। कारगिल वॉर इज़ फॉर ऑपरेशन विजय 1999. So do not confuse 1961 with 1999, ओके। तो आज के सेशन में हम इतना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी करंट में चल भी रहा है ये टॉपिक। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। अभी न्यूज़ में ये भी आया दैट दे आर सेइंग कि गवर्नर को कितने समय में बिल के ऊपर रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये फिक्स कर देना चाहिए। दिस इज टुडे का न्यूज़पेपर में ही दिस ऑल्सो वी हैव सीन। डिस्कस द लीगलिटी ऑफ द री-प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट पासिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। तो आप लोगों ने 123
इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड 213 इन केस ऑफ गवर्नर। ज़रूर सुना होगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो ऑर्डिनेंस यहाँ पे बनाते हैं। अब पूछा जा रहा है रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस कर सकते हैं कि नहीं गवर्नर विदाउट प्लेसिंग बिफोर द लेजिस्लेचर, क्योंकि आइडियली यहाँ पे क्या है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स के अंदर अगर कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं आया आगे तो फिर उसको क्या है वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस बारे में बताना है कि आप इस केस में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेशन। पीडीएफ आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।